हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू के एनालिसिस को कंप्लीट करते हैं। अभी हमारे को क्या पढ़ना है, आज 2 नवंबर है, लेकिन हम 1 नवंबर की जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसको सारी टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। अभी आपको मैं सारे टॉपिक्स बता देता हूँ वन बाय वन। मेरे यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या मिलने वाली है, सारे यूट्यूब चैनल पे अगर कोई वीडियो 60 मिनट्स की है तो वो आपको यहाँ पे 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 50% टाइम आपका सेव हो जाएगा, प्लस आपको इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी और जो अपने को चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक बार देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, तो कमेंट कीजिए और उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे अगर कुछ भी कमी रहती है तो चलो फाइनली हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की एक सबसे खास न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यूएस की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया का जो आईसीएमआर है उसके पास जो हमारे पास जब उसका 80 करोड़ यूजर्स का डेटा ब्रीच हो चुका है। 80 करोड़ का मतलब आईसीएमआर के पास एक डेटा है किसका, जब हमने कोविड-19 के अंदर जब हमारी वैक्सीन पर रिसर्च हुई थी उस टाइम पे हमारे अलग अलग ट्रायल्स हुए थे, उसका सारा डेटा आईसीएमआर के पास है। तो आप सोचिए 81 करोड़ लोगों का डेटा, इसका मतलब है हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है 140 करोड़, उसमें से 81 करोड़ डेटा लोगों का डेटा चोरी हो चुका है। तो अगर ऐसा हुआ है, और ये कहाँ पे पता चला है, डार्क वेब पे एक आईडी के थ्रू पता चला है जो $80,000 के अंदर सारा डेटा बेचने के लिए रेडी हो गया है। सिर्फ 80 लाख में 81 करोड़ लोगों का डेटा, जिसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें कोविड से रिलेटेड डेटा है इसलिए तो ऐसा हमारी इंडियन फर्म्स नहीं बोल रही, जबकि एक यूएस की सिक्योरिटी फर्म है, साइबर सिक्योरिटी फर्म, उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो अभी हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए ये काम की चीज़ है, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे अभी भी हमें क्या समझना होगा कि प्राइवेट डेटा इंडिया के अंदर प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। उसके अलावा हमको इस संबंध में रिसर्च करनी चाहिए। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर एजेंसी बिठाएगी, लेकिन इससे पहले भी जून में भी ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है हमारे इंडिया का डेटा। इसके बाद अभी नवंबर में डेटा ब्रीच हो रहा है, तो आप सोचिए कि डेटा ब्रीच कितना ज़्यादा हो रहा है। तो अभी हमारी गवर्नमेंट को इस और भी एफर्ट्स लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी इस आर्टिकल में हमारे लिए यूपीएससी के लिए सॉरी 1 सेकंड है ना, हमारे यूपीएससी के लिए क्या काम की चीज़ है, तो काम की चीज़ है आईसीएमआर। आईसीएमआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आईसीएमआर क्या है, तो ये एक सुप्रीम बॉडी है जिसका काम है फॉर्मुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना एंड प्रमोट करना बायोमेडिकल रिसर्च को। यानी जो बायोमेडिकल रिसर्च होती है उसको फॉर्मुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना एंड प्रमोट करने का काम कौन सी एजेंसी करती है, आईसीएमआर। इसको फॉर्म किया गया था 1911 में, 1911, मतलब जब हमारी देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तभी इसको फॉर्म कर दिया गया था। इन नेम उसका उस टाइम नाम क्या था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। याद रखना, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। 1949 में IRFA, यानी उसके बाद जब ये इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन है उसको 1949 में देश आज़ाद होने के बाद इसका नाम रहने दिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोवैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो आईसीएमआर और भारत बायोटेक के द्वारा। और कोवैक्सीन एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड हमारी भारत की खुद की वैक्सीन है। उसके बाद ये आईसीएमआर का डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस। याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली के अंदर, और ये न तो स्टेट्यूटरी बॉडी है न ही रेगुलेटरी बॉडी है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये, क्योंकि ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, न स्टेट्यूटरी बॉडी है न ही रेगुलेटरी बॉडी है। ये एक डिपार्टमेंट के अंदर आती है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब आप सोचिए हमने इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एक टॉपिक आईसीएमआर का कंप्लीट हो गया है। अब एक न्यूज़ यहाँ पे आई थी, ये देखो, अभी एक अखुरा, जो मतलब अखुरा अगरतला रेल लिंक है, उसको इनोगोरेट किया जाएगा वर्चुअली बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी और शेख हसीना के द्वारा टुडे। तो ये कहाँ है, अगरतला त्रिपुरा के अंदर है, और अखुरा कहाँ है, जो बांग्लादेश है। तो इंडिया और बांग्लादेश अब एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश क्या करने वाले हैं, एक रेल लिंक को डेवलप करने वाले हैं। ये 7 साल से प्रोजेक्ट बंद था, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट चालू हो गया है। तो अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका ये, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारे जब पश्चिम बंगाल कोलकाता से लेके अखुरा तक ऑलरेडी रेल लाइन बिछी हुई है और वहाँ तक चलती है, और अब ये अखुरा से अगरतला तक जब बन जाएगी तो हमारे को अब घूम के जाने की जरूरत नहीं है। अगर वेस्ट बंगाल से कोई डायरेक्ट जाना चाहता है तो डायरेक्ट त्रिपुरा जा सकता है। हमारी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और मतलब इंप्रूव होगी, क्योंकि अभी हमें स्पेशली उसके लिए सिक्किम या आसाम से होकर नहीं जाना पड़ेगा। आसाम से होकर जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पश्चिम बंगाल से सीधा बांग्लादेश की इस ट्रेन में बैठ के डायरेक्टली हम कहाँ जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए डायरेक्टली बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो अखुरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, इसको किसके द्वारा इनोग्रेट किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना के द्वारा, उनके द्वारा किया जाएगा। ये चलो, तो इससे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, और कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो हमारे रिलेशंस भी बढ़ेंगे, और साथ के साथ ही हम दोनों देशों की रिलेशनशिप भी बढ़ेगी। ठीक है, अभी इसके साथ में तीसरा एक न्यूज़ और साथ के साथ समझ लो, 68 टू गेट राज्योत्सव अवार्ड एज कर्नाटका सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ इट्स रीनेमिंग। यानी कर्नाटका क्या कर रहा है, अपने 50 साल की, उसको कर्नाटका को अभी 50 साल हो गए हैं बने हुए। तो कर्नाटका को जो राज्योत्सव अवार्ड है उसको 50 साल हो गए हैं, 50 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेट कर रहा है कर्नाटका नेम का। तो अभी क्या राज्योत्सव अवार्ड क्या होता है, ये कब कर्नाटका, ये किस बिहाफ पे दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। वन सेकेंड,
अभी क्या है, ये न्यूज़ आपको मैंने बता दी है, न्यूज़ काम की नहीं है, और न्यूज़ में जो भी आर्टिकल में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको समराइज वे में और डिटेल्ड वे में, एक होता है समराइज का मतलब चीज़ें पूरी नहीं होती है, लेकिन समराइज नहीं, इसके अंदर है चीज़ें आपको ईजी लगेगी, लेकिन वो एक्सप्लेनेटिव है, पूरी सारी चीज़ें कवर है, एक भी चीज़ नहीं मिस होगी आपसे। कर्नाटका जो एकीकरण मूवमेंट हुआ था, कब हुआ था? कर्नाटका एकीकरण मूवमेंट जब 1956 में हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद 1956 के अंदर क्या हुआ था? मैसूर स्टेट बना था, मैसूर स्टेट। और मैसूर स्टेट वैसे तो पहले ही था, मैसूर जो प्रोविंशियल स्टेट है वो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो कन्नड़ स्पीकिंग पीपल होते हैं, जो कन्नड़ा, उसके वो अलग अलग धीरे धीरे बहुत सारे कन्नड़ स्पीकिंग जो रीजन्स है वो अलग अलग थे, वो मैसूर के अंदर जो मैसूर प्रिंसली स्टेट था उसके अंदर जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जब 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उससे पहले क्या हुआ कि कन्नड़ा जो एकीकरण मूवमेंट हुआ था और बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद जो जितने भी कन्नड़ा स्पीकिंग रीजन्स है आउटसाइड द मैसूर प्रिंसली स्टेट, जो मैसूर प्रिंसली स्टेट है उसके बाहर के जितने भी कन्नड़ा रीजन स्पीकिंग रीजन्स थे उन सबको एक साथ जोड़ दिया गया, यूनिफाई कर दिया गया इनटू वन स्टेट, और जिसका नाम क्या रखा गया? मैसूर, याद रखना। और ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और उसी बिहाफ पे 1 नवंबर 1956 के हिसाब से हर साल कर्नाटका डे सेलिब्रेट किया जाता है हर 1 नवंबर को, और उस पर कर्नाटका के अंदर क्या किया जाता है? उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो 1907 और उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैसूर स्टेट था जब 1956 में, तो उसके बाद कर्नाटका नाम क्यों बोलते हैं अभी? तो 1973 के अंदर क्या हुआ? मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका कर दिया गया, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। और कर्नाटका डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर 1 को, और उसको कर्नाटका राज्योत्सव भी कहा जाता है। अब कर्नाटका राज्योत्सव होता है, जो ये कर्नाटका का स्टेट डे कहते हैं इसको। इसके ये क्यों मनाया जाता है? तो जब कर्नाटका जो स्पीकिंग रीजन्स थे उनका मर्जर हुआ था, कब? 1956 के अंदर नवंबर 1 के दिन, इसलिए इसको कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड बोला मतलब राज्योत्सव डे सेलिब्रेट किया जाता है। बस उस पूरे आर्टिकल में इतनी सी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए एक्चुअल की काम की है, और एक्चुअल में वही इंफॉर्मेशन थी। आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ेगा तो आप पढ़ोगे तब भी आपको यही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक समझो, सितंबर कोर सेक्टर ग्रोथ स्लिप्स टू 8.1%। अभी चल रहा है नवंबर, तो अभी सितंबर का डेटा क्यों? इसके अंदर एक महीने पीछे का डेटा आता है, तो इसके अंदर एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हमने IIP पढ़ते हैं उसके लिए ये डेटा काम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। सितंबर कोर सेक्टर ग्रोथ स्लिप्स टू 8.1%। तो ये हर महीने डेटा आता है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन काम की है वो समझो आप, हमारे लिए ये न्यूज़ काम की है। सबसे पहले 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आपको नाम याद होना चाहिए। सबसे बड़ा सेक्टर है उसके अंदर रिफाइनरी, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा स्टील, चौथा कोल, पांचवा क्रूड ऑयल सेक्टर, नेचुरल गैस सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, याद होना चाहिए। सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर रिफाइनरी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्टील, फिर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। ये 8 कोर सेक्टर से रिफाइनरी का कितना है? 28.04%, इलेक्ट्रिसिटी का 19.85%, स्टील है 17.92%। मतलब इसकी इतना बड़ा ये सेक्टर्स है, उसके इतनी बड़ी उसकी साइज़ है। कोल का जो सेक्टर्स है वो 10.33%, क्रूड ऑयल है 8.98%, नेचुरल गैस का 6.88% और सीमेंट का है 5.37% और फर्टिलाइजर्स का है 2.63%। इन 8 सेक्टर्स के डेटा को कहाँ यूज़ किया जाता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ साथ के साथ ही। अब 13 अक्टूबर सॉरी 8 कोर इंडस्ट्रीज आपने समझ ली है। अब ऑलरेडी मैंने इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम वापस पढ़ेंगे इसको क्योंकि आज ये काम की चीज़ है, इसलिए तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो आप मेरी बात को सिर्फ सुनिए, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंदर देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप ये समझिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसका काम क्या होता है? वो जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं किसी भी एक पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनके प्रोडक्शन को मेजर करने का कौन सा इंडेक्स होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। याद रखना IIP का सबसे बड़ा रोल होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोडक्शन करने को मेजर किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। उसको कब पब्लिश होता है? तो हर महीने उसको पब्लिश किया जाता है। कौन सा डिपार्टमेंट उसको पब्लिश करता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। और मिनिस्ट्री कौन सी होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। याद रखना मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। डिपार्टमेंट कौन सा है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके डेटा को कौन यूज करता है? एक तो RBI के द्वारा यूज किया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यूज किया जाता है। और ये हर मतलब क्वार्टरली और एडवांस GDP के कैलकुलेशन में इसका यूज किया जाता है। क्वार्टरली बेसिस पर इसका यूज किया जाता है किसका? IIP का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको इश्यू किया जाता है, पब्लिश किया जाता है और मंथली पब्लिश होता है, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अभी एक एडिटोरियल है, 2 एडिटोरियल आज के लिए काम के हैं, जो एक मतलब हमारे कल के जो काम के 2 एडिटोरियल है। बहुत ईजी है और बहुत सिंपल है, आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। जैसे अभी एक हमारे जो नारायण मूर्ति जी है उन्होंने बोला है कि हमारे इंडिया के अंदर अगर हमें इंडिया को ग्रो करना है तो हमें एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना होगा, तभी हमें ये काम कर मतलब तभी हमारा देश ग्रो कर पाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो अभी हमको एक चीज़ समझनी होगी कि 70 घंटे का मतलब क्या है। उन्होंने बोला है तो जिसमें से एक दिन तो संडे की छुट्टी रह जाती है। अब दिन बच्चे 6, मतलब पर डे अगर आप 12 घंटे के आसपास काम करते हो, मतलब 72 आवर्स हो गए 6 दिन में, तो आप जाके उनके टारगेट को, विजन को पूरा कर सकते हैं। ऐसा हमारे किसका बोलना है? नारायण मूर्ति जी का। तो इसके फेवर्स में भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, आर्ग्यूमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बोला है, और अभी ये इंटरनेट पर छाया हुआ है मुद्दा है। तो अभी इससे रिलेटेड एडिटोरियल आया है। तो अभी हमको क्या समझना है कि एक्चुअल में क्या चीज़ें काम की है।
तो अभी हम समझते हैं 70 आवर वर्क वीक। एवरेज आवर्स अभी क्या होता है, अभी इस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि 70 घंटे काम करना है। तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर कोई आदमी 70 घंटे काम करेगा, उसके हो सकता है इससे हमारे देश को फ़ायदा मिले, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन साथ में नुकसान भी है। फ़ायदे और नुकसान में दोनों चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। अभी आप एक चीज़ समझिए, पहले तो इंडिया के अंदर जो यंग इंडियंस है, वो जो 15 से 29 साल के जो यंग इंडियंस है, वो कितना काम करते हैं एवरेज। तो रूरल एरिया में काम करते हैं एक सप्ताह के अंदर पर डे 7.2 घंटे, यानी डेली 7 घंटे काम किया जाता है। कहाँ पे? रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में एक आदमी कितना काम करता है? जो हमारे यंग इंडियंस है, जो जवान व्यक्ति है, वो 8.5 घंटे काम करते हैं। तो 7 घंटे और 8.5 घंटे काम होता है, लेकिन उनका विजन कितना है? 12 घंटे पर डे का। ठीक है। उत्तराखंड के अंदर 10 घंटे 9.5 घंटे काम किया जाता है पर वीक में। और हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा घंटे कहाँ पे काम किया जाता है? उत्तराखंड के अंदर मैक्सिमम। और अब सोचिए कि ये नारायण मूर्ति जी बोल रहे हैं 12 घंटे, तो वो इससे भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम अगर दूसरी जगह की बात करेंगे, जापान और जर्मनी, तो वहाँ पर भी 9 घंटे काम किया जाता है एवरेज, 8.5 से 9 घंटे वहाँ पर काम किया जाता है। और वहाँ पर वीक में 5 दिन ही काम किया जाता है, 70 घंटे काम नहीं होता है। वहाँ पर जैसे 9 घंटे हैं और 5 दिन काम किया जाता है, तो 45 आवर्स टोटल काम किया जाता है, लेकिन 2 दिन छुट्टी रहती है। जबकि नारायण मूर्ति जी बोल रहे हैं कि 70 घंटे। तो अभी हमको क्या चीज़ समझनी है कि इसके फेवर्स की चीज़ें भी पढ़ेंगे। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट है, सारी बातें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले चीज़ है कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अगर हमें लंबे घंटे काम करना है तो उसकी फेवर्स में सबसे पहले आर्ग्यूमेंट है कि डिसिप्लिन वर्क कल्चर, कि हम अगर एक ऐसा डिसिप्लिन वर्क कल्चर एस्टेब्लिश कर लेंगे तो हम लंबे घंटे काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम डिसिप्लिन से काम करेंगे तो लंबे घंटे काम भी हो सकता है, और उसका अगर लॉन्ग टर्म तक काम करेंगे, हम दिन में अगर 7 घंटे मतलब 12 घंटे काम करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा? हमारे एक ऑफिशियल कल्चर डेवलप होगा, डिसिप्लिन वर्क कल्चर एस्टेब्लिश होगा, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन वे में वर्क कल्चर एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। नेशनल बिल्डिंग के अंदर भी सबसे बड़ा रोल किसका होगा? वर्क आवर्स का। अगर हम 50 घंटे काम करते हैं तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा? हमारे देश को नेशन की बिल्डिंग होगी, नेशन के अंदर ग्रोथ मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वर्क कल्चर बढ़ेगा। तो उसका सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो यंग लोग हैं उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल है वो डेवलप होगी। उसके अलावा जर्मनी और जापान से हमें लेसन लेने की जरूरत है कि वहाँ पर डे 9 घंटे काम होता है। वैसे तो ये 45 आवर्स ही हो रहा है, लेकिन एज पर नारायण मूर्ति जी उनका बोलना है कि 70 घंटे काम करना है। तो इसके लिए अगर हम 70 आवर्स काम करेंगे तो हम जर्मनी और जापान की तरह हम भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम भी वर्ल्ड से कंपटीशन बढ़ा सकते हैं। अगर हमें कंपटीशन बढ़ाना है तो हमें लॉन्ग आवर की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करने की जरूरत है। उसके अलावा लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी में निखार आएगा। और सबसे ज़्यादा निखार कहाँ आता है? एक छोटी सी चीज़ समझो कि अगर आप क्या, जैसे कि लेबर प्रोडक्टिविटी तो इंप्रूव हो रही है, लेकिन सबसे खास चीज़ आप एक चीज़ समझिए, अगर हम 12 घंटे एक आदमी काम करने जाता है ऑफिस में, तो उसमें से क्या कर सकता है? 8 घंटे उसने काम कर लिया और 4 घंटे वहीं पर ऑफिस में रहकर वो खुद की स्किल को डेवलप करेगा। अगर उसने कुछ कमी है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आएगा और एक स्किल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कहाँ पे? अगर क्योंकि लॉन्ग टर्म आवर्स अपन स्पेंड कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, हमारी स्किल डेवलप होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में क्या है? तो इसके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में सबसे बड़ी चीज़ है प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होना। अभी तो हमने पढ़ा कि इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, लेबर प्रोडक्टिविटी को, और साथ के साथ प्रोडक्टिविटी कैसे घटेगी? आप सोचिए, मैं जैसे एग्जांपल अपना ही देता हूँ। अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली अगर हम कंटिन्यूसली, एक तो कंसिस्टेंटली पढ़ना, एक कंटिन्यूसली पढ़ना, दोनों में डिफरेंस होता है। कंसिस्टेंटली यानी चीज़ों को कंटिन्यूसली, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप किसी काम को, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम किसी काम को कंटिन्यूसली कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार कर रहे हैं, कुछ ब्रेक्स लेके डेली जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। किसी कोई व्यक्ति डेली 7 घंटे पढ़ता है फॉर एग्जांपल, तो जैसे उसने सुबह 3 घंटे पढ़ाई कर ली, दिन में 5 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद शाम को 2 घंटे पढ़ाई कर ली। ऐसे इस प्रैक्टिस को अगर वो एक सप्ताह, 1 महीना, 6 महीने तक कंटिन्यूसली उस चीज़ को अपनाता है तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी। लेकिन एक होता है कि हम लगातार जैसे सुबह 6 बजे पढ़ने बैठे और रात को 9 बजे तक पढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक आदमी की अपनी अपनी मेंटल कैपेसिटी होती है, हेल्थ कैपेसिटी होती है, और 1 घंटे पढ़ने के बाद हमारा माइंड भी काम करना बंद कर जाता है। हमको एक पावर नैप की जरूरत पड़ती है, ब्रेक की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम 1 घंटा पढ़ेंगे तो हमको सारी चीज़ें याद होगी, उसके बाद सेकंड आवर्स में हमारे को चीज़ें याद होना, मेमोराइज होना पॉसिबल नहीं होगी। तो इस तरह अगर हम कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे हैं सुबह से शाम तक, तो भी क्या होगा? वो चीज़ें याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप बीच में ब्रेक ले ही नहीं रहे हो, तो उससे अपनी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो उसी चीज़ को आप उसमें शिफ्ट कर दो कि वर्किंग आवर्स भी अगर एक आदमी ने 1.5 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूसली काम किया, उसने 5-10 मिनट का ब्रेक भी नहीं लिया और काम करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, अगले आवर्स में ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। इम्बैलेंस इन वर्क लाइफ इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब है कि हमारी जो लाइफ, जो हमारी घर की लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें भी इशू आ जाते हैं। आप 12 घंटे, अगर आप 12 घंटे ऑफिस में स्पेंड कर रहे हो, उसके अलावा अगर 12 घंटे वर्किंग आवर्स है, तो 12 घंटे अगर आप ऑफिस में स्पेंड कर रहे हो, उसके बाद घर पे आने के लिए 1 घंटा, घर पे आने 1 घंटा घर से जाने के लिए, तो 15 घंटे तो ये हो गए। उसके अलावा 8 घंटे आदमी को नॉर्मल नींद चाहिए, तो 15 और 8 कितने हो गए? 23। तो आप घर पे अपनी पर्सनल लाइफ भी स्पेंड करोगे, खाना भी खाओगे, सारी चीज़ें करोगे, तो उसमें इशू आ जाते हैं। अगर आपकी पारिवारिक लाइफ है, फैमिली लाइफ है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। हेल्थ पर इफेक्ट दिखने लग जाता है। हेल्थ पर कैसे दिखने लग जाता है? क्योंकि अगर आप घर पर टाइम देना है, ऑफिस में टाइम देना है, तो आप नींद पूरी नहीं निकाल पाओगे।
उसके अलावा अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी पूरे दिन अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो उसके कारण आपके हृदय पर जो आपके हार्ट है उससे रिलेटेड डिसीज चालू हो जाएगी। मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि आदमी कितनी बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है कंटिन्यूस काम करके भी, तो इस तरह मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। और वर्किंग वूमन पर एक्स्ट्रा बर्डन कैसे पड़ जाएगा? कोई वर्किंग वूमन है तो वो पहले ही घर को संभालती है, सुबह घर को संभालना, उसके बाद ऑफिस जाना, वापस शाम को आके काम करना, बच्चों को संभालना, बच्चों को केयर करना, तो इतना बड़ा बर्डन वो कैसे बियर करेगी? 12 घंटे वो कैसे वर्किंग करेगी, प्लस दूसरे काम को कैसे संभालेगी? तो ये एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा। तो ये अपने आप में ये भी इशू है। तो हमने इसके पक्ष के और विपक्ष के दोनों पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब वे हीट, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस है? तो हमको क्या करना चाहिए? टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि आदमी को मतलब माइंडली उसको थोड़ा सा उसको माइंडली प्रेशर भी कम चले और उसके माइंड पर इतना बोझ ना पड़े, एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। फोकस ऑन आउटपुट, हमारा फोकस आउटपुट पर होना चाहिए। कैसे? हमको जरूरी नहीं कि हम ऑफिस पर रहकर ही 12 घंटे स्पेंड करें। अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं ऑफिस में, 4 घंटे ऑफिस से रिलेटेड ही अगर कोई एक्टिविटी है तो उसको घर पर रहकर ही उसको हम गेम की तरह सीख सकते हैं, एक तरह से एज ए प्रैक्टिस। तो ये वाला कल्चर भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा फोकस आउटपुट पर होना चाहिए कि हमको 12 घंटे में अगर कोई आदमी वर्किंग करता है उसको अगर हमने 8 से 9 घंटे में ही खत्म हो गया तो एक तरह से आउटपुट पर फोकस होना चाहिए, ना कि आवर्स पर कि हमको 12 घंटे ही स्पेंड करने। नहीं, अगर वो काम 12 घंटे वाला काम उसने 8 घंटे में फिनिश कर दिया है तो इसका मतलब है कि आउटपुट हो मिल चुका है, तो हम वो वाली प्रैक्टिस भी डेवलप कर सकते हैं। प्रमोट ग्रोथ एंड प्रोमिसिंग फ्यूचर, हमको फोकस करना चाहिए कि हमारे को ग्रोथ हो उस सेक्टर के अंदर और हम एक प्रॉपर फ्यूचर की ओर प्लानिंग कर सकें। कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? एक तो कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट का एनवायरमेंट डेवलप होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पर रूल होना चाहिए कि वो उस व्यक्ति के लिए, उसकी पर्सनल लाइफ के लिए और दूसरे को अगर जैसे उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, उसके लिए और भी अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ताकि वर्किंग आवर्स अच्छे से एस्टेब्लिश हो सके। उसके अलावा प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर पर भी आदमी को खुद ही फोकस करना चाहिए कि हमको कैसे उस लाइफ को बैलेंस करना है। पर्सनल लाइफ को हमको घूमने जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए, प्लस वर्क कल्चर को, इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है इस व्यक्ति को खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी है? तो स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, 3 स्कीम्स है। एक तो स्किल इंडिया हो गया, एक मेक इन इंडिया हो गया और एक हो गया डिजिटल इंडिया। ठीक है, तीनों चीज़ें किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट की स्कीम है हमारे जो देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। एक एडिटोरियल और इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप समझ लोगे। एथिक्स और पार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड द इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन एमपी, तो ये इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है। मैं आपको 1 सेकंड न्यूज़ में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एडिटोरियल दिख रहा है। तो अब पूरे एडिटोरियल को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप इसको नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी मैंने जो लिखा है उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। एक बार आप पढ़िए तो सही, फिर आपको लगेगा हाँ यार बहुत अच्छा, मतलब प्रॉपर्ली इस आर्टिकल को, जो इसका एडिटोरियल है उसको पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों आया है? तो अभी क्या हुआ है, एक केस हुआ है, केस का नाम है एक वेस्ट बंगाल की जो एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महुआ मोइत्रा नाम से एक लेडी है। उनको क्या किया गया है कि ब्राइब दी गई है, ऐसा एक बीजेपी के एमपी का बोलना है, जो आर्टिकल में लिखा, एडिटोरियल में लिखा हुआ है। तो उसमें उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है कि इस लेडी ने एक हीरा चंदानी नाम से एक व्यक्ति से पैसे लिए हैं, ब्राइब लिए हैं, किसके लिए? जो पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि वो मुद्दा पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में मुद्दा आने के बाद उसको बिजनेस बेनिफिट मिले, किसको? हीरा नंदानी को। तो इस तरह ये क्वेश्चन किस पे बेसिस है? जो उसने सेल्फ खुद क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक बिजनेस प्रमोशन के लिए क्वेश्चन पूछवाया गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो इस तरह ये मामला एथिक्स कमेटी में गया है। तो अभी ऑथर बोलता है कि इस केस को एथिक्स कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कमिटी ऑफ प्रिविलेज हो या स्पेशल कमेटी हो, वहाँ पर भेजने की नीड है, ऐसा ऑथर बोलता है। और उसके उसने रीजन्स भी दिए हैं साथ के साथ, हम उनको सब पढ़ने वाले हैं। एक केस हुआ था अच जी मुदगल केस, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का केस ही है। वो कब हुआ था? 1951 के अंदर। उसके अंदर उसका काम, उसने क्या किया था? बिजनेस को प्रमोट किया था। उसके अंदर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बिजनेस को प्रमोट किया था भाई, कैसे? पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछ के। तो उस टाइम पे ये केस किसके पास गया था? प्रिविलेज कमेटी के पास, स्पेशल कमेटी के पास गया था। उसके बाद 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, किसके द्वारा? एक न्यूज़ चैनल के द्वारा, जिसमें 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो लोगों से पैसा ले रहे थे, क्वेश्चंस, बिजनेस जो क्लास लोग हैं उनसे पैसा ले रहे थे, किसके लिए? कि हम पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपके बिहाफ पे, ताकि वो मुद्दा एकदम से माहौल में आ जाए और आपका प्रमोशन हो जाए। तो इसके बाद इस मुद्दे को कहाँ भेजा गया? स्पेशल कमेटी के पास भेजा गया और स्पेशल कमेटी के द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तो हिस्ट्री ने बोला है, हिस्ट्री मतलब जो पुराना इतिहास है वो बता रहा है कि जो भी इस टाइप के केस है उनको प्रिविलेज कमेटी और स्पेशल कमेटी को भेजना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसको एथिक्स कमेटी में भेजा गया है। एथिक्स कमेटी जो लोकसभा में 2000 में बनी थी, राज्यसभा में 1997 में बनी थी। साथ के साथ सुनते रहना आप, लोकसभा में जो 2000 में बनी थी, राज्यसभा में 1997 में बनी थी। लोकसभा के अंदर क्या सिस्टम है, इसको एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1996 में, तब एथिक्स कमेटी से रिलेटेड प्रोविजन की एथिक्स कमेटी बननी चाहिए। 1997 में राज्यसभा में एस्टेब्लिश किया, 2000 के अंदर लोकसभा में एस्टेब्लिश किया गया था। और इनकी जो इनके मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म कितनी होती है? 1 साल।
तो जो एथिक्स कमेटी है उसको केस नहीं मिलना चाहिए। इन एथिक्स कमेटी में क्या है, एक्शन शुड बी टेकन ऑन अनएथिकल। एथिक्स कमेटी कैसे डिसाइड करती है कि एक्शन लेना है या नहीं लेना है, तो एक्शन शुड बी टेकन ऑन अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स कोई अनएथिकल कंडक्ट करते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा एथिक्स कमेटी के द्वारा। लेकिन क्या वर्ड है, अनएथिकल कंडक्ट, उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है लॉ के अंदर। तो अनएथिकल कंडक्ट छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है। तो अगर और रूल्स के अंदर भी ये डिफाइंड नहीं है, जब उसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो एथिकल कमेटी किस बेसिस पे डिसीजन लेगी। एथिकल कंडक्ट ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है। उसके बाद एक केस और सुनो, समझो उस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केस क्या है, अभी एक कार पार्किंग लेबल जो पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है, किसको, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है। उसका मिसयूज किसके द्वारा किया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। अभी उसको मिसयूज करना भी अपने आप में एक गलती है, लेकिन ये किसके पास गया, एथिक्स कमेटी के पास। और एथिक्स कमेटी ने क्या, उसको छोटी सी मिसकंडक्ट माना, और छोटी सी मिसकंडक्ट मानने के बाद एमपी ने माफ़ी मांग ली, और उसके लिए, और इस पर एक्चुअली क्या डिफाइंड नहीं है अनएथिकल कंडक्ट, तो इस पर उसने माफ़ी मांग ली और उसको माफ़ कर दिया गया। एक एग्जाम्पल और है, मतलब ऑथर ने बताया कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने क्या किया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के पासपोर्ट पर किसी दूसरी लेडी को और दूसरे बच्चे को वो फॉरेन टूर पर लेके चला गया। तो अभी आप सोचिए, दूसरे के अपनी घर की वाइफ, अपनी वाइफ के पासपोर्ट पे आप किसी दूसरे को ले जा नहीं सकते हो, तो ये बहुत बड़ी मिसकंडक्ट है। और इसको स्पेशल कमेटी को दिया गया, और स्पेशल कमेटी ने इस टाइप के जो सीरियस क्राइम है उस पर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर एक्शन लिया। तो जो ये सीरियस क्राइम है ये किसको दिया जाना चाहिए, स्पेशल कमेटी को, इंस्टीट्यूट ऑफ एथिकल कमेटी, एथिक्स कमेटी एज पर ऑथर। अभी जो महुआ मोइत्रा केस थे वो भी एक स्पेशल एजेंसी को देना चाहिए गवर्नमेंट की, फॉर ब्राइब, इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट कमेटी। इसके अलावा ऑथर ने एक चीज़ और बोली है कि अगर हम स्पेशल कमेटी को दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो स्पेशल कमेटी के अलावा भी इन केस को कहाँ देना चाहिए, जो इन रिलेटेड केसेज है उनको कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी को देने की बजाय हमको कहाँ देना चाहिए, उनको देना चाहिए जो गवर्नमेंट की स्पेशल बॉडीज़ है, स्पेशल एजेंसी है, जिसमें सीबीआई आती है, ईडी आती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनको ये केस मिलने चाहिए, या उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये केस जाने चाहिए। क्यों, ये किसी जुडिशियल बॉडी के द्वारा इन पर निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी महुआ मोइत्रा केस है उसमें उसने एक तरह से ब्राइब ली है, और ब्राइब वाले केस किसमें, जुडिशियल बॉडी के पास जाने चाहिए या गवर्नमेंट की स्पेशल एजेंसी के पास जाना चाहिए, लेकिन उसको हमने कहाँ भेजा है, पार्लियामेंट्री कमेटी में, जिनके पास ऑलरेडी वहाँ पर जो मेंबर्स बैठे हैं उनको इस संबंध में जुडिशियल रिलेटेड डिसीजन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बट नो एक्सपर्ट इन पार्लियामेंट्री कमेटी, और जुडिशियल बॉडी में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हमने फिर भी कहाँ भेजा इसको, नॉर्मल इन केसेस को हमने पार्लियामेंट्री कमेटी में भी एथिक्स कमेटी को दे दिया, जो कि रॉन्ग है। या तो उसको स्पेशल कमेटी को दो, या प्रिविलेज कमेटी को दो, या फिर उनको गवर्नमेंट की स्पेशल एजेंसी को देना चाहिए, लेकिन हमने तीनों चीज़ें नहीं की है। जस्टिस शुड बी, जस्टिस किसके द्वारा दिया जाना चाहिए, शुड बी जुडिशियल बॉडी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, नॉट बाय पार्लियामेंट्री कमेटी एज पर ऑथर ऐसा बोलता है। लेकिन ये ऑथर ने इसलिए बोला है क्योंकि एथिक्स कमेटी के पास अभी तक एथिकल मिसकंडक्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, वो सिर्फ छोटे छोटे मिसकंडक्ट होते हैं उनको देखती है। तो हमें स्पेशल कमेटी को इस वाले मामले को ट्रांसफर करना चाहिए था, या तो, और अगर उससे भी अच्छा और ऑप्शन, क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि हम इनको गवर्नमेंट की स्पेशल एजेंसी को ट्रांसफर कर दें, जिससे प्रॉपर जस्टिस हो सके, ऐसा ऑथर बोलता है। तो आज हमने क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं, आज हमने एथिकल कमेटी से रिलेटेड ये एडिटोरियल समझ लिया है। एथिकल कमेटी का मैंने आपने बता दिया कि लोकसभा के अंदर 2000 और 2000, और राज्यसभा के अंदर 1997 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाती है। उसके अलावा हमने और एडिटोरियल जो 70 आवर्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स है उस कल्चर के संबंध में भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को देख लिया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देख लिया है। उसके अलावा कर्नाटक राज्योत्सव को देख लिया है, एंड जो अखुरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसको भी देख लिया है। साथ के साथ ही हमने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी देख लिया है। तो इस तरह हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप पढ़िए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको तुरंत इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।